हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग DLED द्वितीय सेमेस्टर 2022 का छठा प्रश्न पत्र हिंदी के बारे में डिस्कशन करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ये पेपर करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है और ये पूर्णांक 25 नंबर का पूर्णांक होता है। सभी प्रश्न पत्र यहाँ पे करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र का अंक जो है उसके सामने लिखे गए हैं। इस प्रश्न पत्र के 3 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी। बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको छांट करके, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा उसको छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। अति लघुत्तरी प्रश्नों को 25 शब्दों में उसको उत्तर देने होंगे और जो लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर को आपको 75 शब्दों में लिखने होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रणाली में से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है, वो सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रश्नोत्तर प्रणाली में, दूसरा है अभिनय प्रणाली में, तीसरा है गति प्रणाली में और चौथा है व्याख्यान प्रणाली में। तो अगर हम देखते हैं सक्रिय भागीदारिता सहभागी किसमें होता है बच्चा, जब अभिनय करता है। तो ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रश्न कहता है कि जागृत का शब्द विलोम है। जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? पहला ऑप्शन है सुषुप्त, दूसरा है विषुप्त, तीसरा है शयन और चौथा है चेतना। तो ध्यान में रखेंगे, जागृत का जो विलोम शब्द होता है सुषुप्त होता है। आपने ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ा। आप अगर साइंस का पेपर इसी सेकेंड ईयर का ही पूछा गया था, जो हमारे ज्वालामुखी के कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 3 प्रकार के ज्वालामुखी होता है। 2 तो आपको यहाँ पे दे ही दिया है। एक जागृत ज्वालामुखी होता है, एक सुषुप्त होता है और तीसरा हमारा शांत ज्वालामुखी होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जागृत और सुषुप्त, यानी कि जो हमेशा जिसमें उद्गार होता है उसको जागृत बोलेंगे, जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद काफ़ी समय बाद होता है तो उसको सुषुप्त बोलते हैं, और जिसमें कभी नहीं होता है एक बार उद्गार होने के बाद उसको हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये आपको 2 क्वेश्चन आपके इसी से मिल गए। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक की बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है पुस्तक, दूसरा है ममता, तीसरा अच्छाई और चौथा है सुरेश। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, सुरेश एक नाम है जो कि संज्ञा कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु, नाम या जाति को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक व्यक्ति की बात हुई है। अच्छाई और ममता हमको दिखाई नहीं देती, जो चीज़ हमको दिखाई नहीं देती तो उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। गरीबी है, अच्छाई है, ममता है, ये सब हमको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। पुस्तक की बात करते हैं तो पुस्तक हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो बच्चों की शिक्षण ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव, बाधक होने वाली नेगेटिव वर्ड हमको ढूंढना है। बाधक एक हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। तो कौन कौन से बाधक बन सकते हैं? अगर बच्चा संकोच करेगा तब भी उसमें बाधक उत्पन्न होंगे, झिझकेगा तब भी बाधक होगा, शर्मिला होगा तब भी वो उसमें बाधक होगा। इसलिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले जो भाव होते हैं उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है भूतकाल के कितने वेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 4 वेद, दूसरा है 6 वेद, तीसरा है 8 वेद और चौथा है 10 वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 वेद। इस प्रकार से 653 होता है। तो 6 वेद आपके भूतकाल के होते हैं, 5 वेद वर्तमान काल के होते हैं और 3 वेद आपके भविष्य काल के होते हैं। 3 काल होते हैं, काल के प्रकार होते हैं। ठीक है, काल मतलब समय होता है। ठीक, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर कहता है अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है किन्हीं 4 विराम चिन्हों के का उदाहरण सहित वर्णन कीजिएगा। अब उदाहरण दे करके हमको वर्णन करना है। जैसे आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, उसके बाद आप देखते हैं योजक चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, डॉक्टर से पहले लगता है ये, इस प्रकार से एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। कई जो होते हैं विराम चिन्ह होते हैं, कई आपको पता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अब विराम चिन्ह आपके अगर टेट के एग्ज़ाम करते हैं, टेट की में भी आपका विराम चिन्ह पूछा जाता है। टेट या सुपर टेट की जब भी कब तैयारी करेंगे, टेट और सुपर टेट में ये क्वेश्चन है 100% है कि 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप विराम चिन्ह को अच्छे से याद कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको आसानी से याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास की संख्या आपकी 6 होती है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, उसके बाद आप देखते हैं द्विगु द्वंद्व और उसके बाद
बहुब्रीहि समास। टोटल 6 संख्या होती है समास की, इसके बारे में आपको सिर्फ प्रकार पूछे हैं तो प्रकार के नाम लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर ये दे रखा 8वां, 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्डों से मिलकर बनाता है। संयुक्त वर्डों की संख्या 4 होती है। चारों संयुक्त को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, चारों संयुक्त वर्ण को किन किन शब्दों से मिलकर बना। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है, 1 नंबर आपको यहाँ पे दिलाएगा, प्लस आपका टेट में भी 1 नंबर ये दिलाएगा। ठीक है, तो संयुक्त वर्णों की संख्या आपको पढ़ लेनी है, 4 होती है इनकी संख्या। चारों जो संयुक्त वर्ण हैं संयुक्त वर्णों को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद उनके किस किस शब्दों से मिलकर बना है ये भी याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाए। दो शब्द यहाँ पे प्रत्यय दे रखा है, एक आ प्रत्यय है, दूसरा हमारा आई प्रत्यय है। जैसे कि आपको पता है कोई शब्द रहता है, शब्द के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। ठीक है, शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है और प्रत्यय और उपसर्ग लगता है कहाँ पे, उपसर्ग हमारा शब्द से पहले लगता है। एक हमारा मूल शब्द होता है, मूल शब्द से पहले कोई अगर शब्द जुड़ जाता है उसको हम उपसर्ग बोलेंगे। मूल शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़ जाता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय किसी मूल शब्द में लगाकर 2 प्रत्यय बनाने हैं। कितने उदाहरण देने हैं, 2 शब्द बनाने हैं। एक आपका आ से बनाना है, एक आपका आई प्रत्यय से बनाना है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्र की बात करते हैं तो पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नहीं इंपॉर्टेंट है, और भी आपके टेट में भी पत्र के बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं भी पूछा जाता है। तो पत्र की बात करते हैं तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार के बारे में बात करें, पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, पत्र किसको किसको लिखा जाता है, सबको डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। लघुत्तरीय प्रश्न में 12वां प्रश्न कहता है गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है, उसके वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है और लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, इनकी विधाएं के बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 कहता है छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय। मान लो बच्चा उच्चारण नहीं कर पा रहा है किसी चीज़ का, तो उसे उसका सुधार करना है तो कौन कौन से उपाय अपनाएंगे, 2 उपाय के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि काल किसे कहते हैं, काल के भेद लिखिए। तो काल की बात हो गई, हमारा जो होता है भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है, तो उससे 3 भेद होते हैं प्रमुख रूप से। तो काल के बारे में पहले तो काल बताइए क्या होता है, काल के 3 भेद होते हैं, 3 भेद के बारे में आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कहता है कि कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। कविता शिक्षण के लिए आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात उसको ध्यान में रखना है, सस्वर वाचन होना चाहिए। और कविता शिक्षण के लिए सब कुछ जो डिटेल में है, जो विशेषताएं हैं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। पत्र लेखन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो उसकी विशेषताएं सब कुछ इसे में आ जानी है। प्रश्न नंबर लास्ट कहता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। क्रिया पढ़ लीजिएगा, क्रिया विशेषण क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपका यहाँ से प्रश्न पूछने को बनता ही हमेशा है। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। और वहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।